संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की रचना कर सकें। पिछली चर्चाओं में हम लोगों ने यह देखा कि युग क्या है, युग परिवर्तन क्या है और युग परिवर्तन के समय जो एक संधिकाल आता है वो क्या है। फिर बाद में हम लोगों ने विश्व प्रसिद्ध जो भविष्यवक्ता हैं और भविष्य द्रष्टा है, दोनों ने आगे भविष्य के लिए क्या क्या कहा है ये हम लोगों ने देखा। अब आज हम चर्चा करेंगे कि जो भविष्य द्रष्टा और भविष्य वक्ताओं ने जो आगे के विश्व के, इस पृथ्वी के आगे के भविष्य के लिए कहा है, क्या वो वही परिस्थिति से अभी ये पूरा विश्व गुजर रहा है? क्या हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं या युग परिवर्तन होने वाला है? तो सारे जो भविष्य वक्ताओं और जो भविष्य द्रष्टाओं ने जो बातें कही थी उसमें 4-5 मूलभूत बातें थी भविष्य के लिए। एक थी कि प्राकृतिक प्रकोप और पर्यावरण प्रदूषण से जो है पृथ्वी आक्रांत हो जाएगा। दूसरा जो सब लोगों ने कहा है कि अरब और मुस्लिम देशों में आपसी कलह और भीषण रक्तपात होगा। तीसरी बात जो उन लोगों ने कही है कि चीन के गृहयुद्ध के कारण चीन उत्पात करेगा और उससे तृतीय विश्व युद्ध की संभावना हो सकती है। और चौथी बात जो सारे लोगों ने सहमति से कहा है वो है कि भारत का आध्यात्मिक उत्थान होगा और यह उस युद्ध के बाद एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। तो अब इस एक एक चीज़ों को हम अभी हमारे पृथ्वी पर और पूरे विश्व में जो घटनाएं घट रही हैं उससे इनका हम कंपेयर करते हैं। प्राकृतिक प्रकोप और पर्यावरण प्रदूषण। तो जो ये प्राकृतिक प्रकोप है ये 2017 का पूरा आकलन अवेलेबल है नेचुरल डिजास्टर का। तो पूरे विश्व में जो 2017 में नेचुरल डिजास्टर हुआ है वो है 330। ये धीरे धीरे बढ़ता आया है और इसमें जो मुख्य प्राकृतिक प्रकोप हैं वो है तूफान, भूकंप, लैंडस्लाइड एंड फ्लडिंग, अतिवृष्टि के कारण अनावृष्टि और वाइल्ड फायर। तो तूफान जो है ये 2017 में कई आए हैं, लेकिन जो बहुत ही भीषण तूफान आए थे वो था हरिकेन मारिया जो डोमिनिकन रिपब्लिक में आया था, इरमा यूएसए और कैरेबियन में आया था, फिर हार्वी जो यूएसए में आया था, टाइफून जो वियतनाम में आया था। ये सब बहुत ही भीषण तूफान थे। अदरवाइज छोटे मोटे तूफान तो हर जगह आते रहते हैं, ये सब भीषण थे। भूकंप जो था वो मैक्सिको, ईरान और बाली का बहुत ही भीषण भूकंप था। और जो अतिवृष्टि हुई है, आप अगर देखें कि जो वर्षा होता है तो जहाँ वर्षा हो रहा है वो तो साधारण होता है, लेकिन अब पूरे साल का वर्षा एक ही दिन में हो जाता है, ऐसा कई जगह देखा गया है। तो ये जो उसके चलते लैंडस्लाइड भी होने लगता है। तो ये बांग्लादेश में, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, फिर कोलंबिया साउथ अफ्रीका में, सियरा लियोन, चाइना, श्रीलंका, पेरू, कंबोडिया, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ की 2017 में
ये फ्लडिंग और लैंडस्लाइड भीषण हुआ था। और वाइल्ड फायर के लिए तो अमेरिका जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर बहुत ही भीषण रूप में आया था, और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर है, इनमें आप देखेंगे तो एक चीज़ पाएंगे कि ये हर साल कहीं ना कहीं होता है। ये एक तो 330 हुआ, और इन्होंने इन नेचुरल डिजास्टर्स ने अपने पीछे के रिकॉर्ड को तोड़ा है, और पीछे के रिकॉर्ड को तोड़ा है कोई एकाध डिजास्टर नहीं, ये कई डिजास्टर्स ने एक साथ तोड़ा है। कि भूकंप आया, चलिए भाई वहाँ बहुत बड़ा भूकंप आ गया, फिर एक बाढ़ आई तो वहाँ भी आया, दूसरी जगह भी आया, और लैंडस्लाइड हुआ तो वो भी बहुत बड़ा हो गया। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण के चलते भी है और प्रकृति के प्रकोप के चलते भी है। अब दूसरी बात है, अरब और मुस्लिम देशों में आपसी कलह और भीषण रक्तपात। आज पूरा अरब देश भीषण रक्तपात और युद्ध में जूझा हुआ है। आप पहले ये फिलिस्तीन के आसपास हुआ करता था, अब आप देखिए इधर जो यमन, सऊदी अरबिया, फिर जो है इराक, इधर अफ़गानिस्तान टच करते हुए, और पेरेनियल युद्ध, और ये जो है आपके सीरिया में, तो भयंकर रक्तपात, युद्ध, आपसी कलह से पूरा ये जो मीना क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका को भी आप ले सकते हैं, पूरा क्षेत्र जो है आक्रांत है। पिछले दिनों जो वार की स्थिति इस पूरे क्षेत्र में है, तो करीब करीब 5 लाख लोगों की हत्याएं हुई हैं। जो सिविलियन जो मरे हैं वो करीब 25 लाख के लगभग हैं, और जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो वार रिफ्यूजी हैं, वो करीब 2 करोड़ हैं। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह है। फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी पहले ग्रेट वॉर कहा जाता था, बाद में उसे फर्स्ट वर्ल्ड वार की संज्ञा दी। तो ये भी एक वर्ल्ड वार की ही स्थिति है। अब हम चीन पर आए, तो चीन में जो अभी घट रहा है, आंतरिक और बाह्यिक दोनों ही स्थिति उनकी बहुत ही गड़बड़ है। अगर हम आंतरिक स्थिति की बात करें तो डेंग जियाओपिंग, माओ के मृत्यु के बाद एक वहाँ कानून बना था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो प्रेसिडेंट रहेगा 2 टर्म रहेगा, 2 टर्म के बाद एक दूसरा प्रेसिडेंट आ जाएगा। इसे हटाया गया है। प्रेसिडेंट अब अनिश्चितकालीन के लिए रह सकता है, अनिश्चितकालीन कर दिया गया है। अब प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है, इसके बाद जो दूसरे बनने वाले थे वो भी लाइन में थे, तो इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे अपने प्रतिद्वंदियों को करप्शन के केस में और कई केसेस में जेल में डाल दिया। तो जो ये सत्ता का मोह है, ये बहुत ही भयावह होता है, भयानक होता है, और सत्ता के मोह में आदमी कुछ भी कर सकता है। ये तो हर कोई इतिहास से परिचित है। तो अब जो सत्ता से महरूम हो गए और उन्हें अब लगा कि अनिश्चित काल के लिए हमारा रास्ता बंद हो गया, वो चुप बैठेंगे, तो आपसी खींचतान इनकी चल रही है। ये बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर सकती है। और दूसरी क्या है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसने पूरे विश्व की जितनी खपत है उससे ज़्यादा की कैपेसिटी क्रिएट कर ली है, और ये हर जगह बाजार पे कब्जा करना चाहते हैं। तो अब ये दूसरा देश जहाँ की बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही हाईली निगेटिव उस देश के लिए है, वो अब इससे निकलना चाहता है। और इसकी अगुवाई कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है, अमेरिका, जो कि WTO का अग्रणी नेता था, जो पूरे वर्ल्ड में फ्री मार्केट चाहता था। अब वो जो है कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर ठीक नहीं हुआ तो हम जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे, और बढ़ा रहा है। अब और भी देश, जैसे भारत में ही $65 बिलियन के करीब जो है हमारा निगेटिव पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट उनसे है, तो हमारी भी स्थिति ठीक नहीं है। तो ये होने से क्या हो रहा है कि वहाँ की कैपेसिटी अब अनयूटिलाइज्ड रहेगी। उससे क्या होगा कि वहाँ नौकरी पर
इससे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो इंटरनल डिसेंट जो है फैलेगा। वो कुछ खबरें आ रही हैं कि कई जगह लोगों ने जो है अपना पे बढ़ाने के लिए और नौकरी से छटनी न हो इसके लिए उन लोगों ने शुरू कर दिया है अपना ट्रेड यूनियन का काम। अब ये देखिए, जहाँ ये कम्युनिस्ट पूरी तरह सत्ता में नहीं है वहाँ ट्रेड यूनियन कहते हैं हमारा मार्क है, ट्रेड यूनियन के तो हम ही मालिक हैं, हम ही सब चलाते हैं, हम ही इसको शुरू किए। लेकिन जहाँ उनका सारा कुछ चल रहा है, जहाँ उनकी जो है डिक्टेटरशिप है, वहाँ ट्रेड यूनियन ये करने नहीं देना चाहते हैं और कई लोगों को अरेस्ट किया, ये खबरें आई हैं। तो ये दोनों जो उनकी भीतरी बातें हैं, ये एक गृह कलह का जो है कारण हो सकता है। वायले अपनी विस्तारवादी नीति के चलते इंपीरियलिस्टिक जो इनका एक एटीट्यूड हो गया है, ये दो जगह दिखाई पड़ रहा है। एक तो साउथ चाइना सी, ये कहते हैं कि हमारा है। क्यों? तो कभी इनके यहाँ एक मैप है उसमें रेड कलर दिखा हुआ है तो रेड मार्क है, ये हमारा है, हमारे मैप में था। भाई उस तरह से तो भारत जो है ब्रिटेन के शासन में जो है श्रीलंका, ओमान और ये जो है बर्मा आदि तो यहीं से शासित होता था। तो क्या अब हम कहें कि अब वो जो है हमारे अंदर आ जाए, अब उसका शासन हम करेंगे? और प्राचीन भारत तो इधर अफ़गानिस्तान से लेके और बर्मा तक के जगह पर जो है पूरा शासन हमारा ही चलता था। तो ये बातें नहीं हो सकती है। फिर भी अब चीन कर रहा है और उससे जो है टकराव की स्थिति हो जाती है, क्योंकि 60 to 70% जो वर्ल्ड का व्यापार है वो उसी रास्ते से गुजरता है। दूसरा उनका ओबोर है, वन बेल्ट वन रोड, सिल्क रोड जो पहले था उसको डेवलप कर रहे हैं। तो वो डेवलप दूसरे कारण से कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं ये कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर ये उनको जबरन ऋण देते हैं और ऋण इतना ज़्यादा होता है कि वो देश उसको लौटा नहीं सकता। तो वो कहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने फैसिलिटी क्रिएट की है वो हम कहते तो हम चलाएंगे। अब वहाँ अपना नेवल बेस तो आर्मी का कुछ ये वो करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो ये बाहर कर रहे हैं उससे उनकी बाहर के कई देशों से टकराव शुरू हो गया है। और ये दोनों जो उनका आपसी आंतरिक चीज़ है उसके लिए जो इनकी गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, तो ये जो है एक बहुत ही भयावह स्थिति पैदा करेगी जो विश्व युद्ध की ओर इंगित कर सकता है। अब जो चौथी चीज़, भारत का आध्यात्मिक उत्थान, वो शक्तिशाली होकर उभरना। हम पिछले 70 साल से एक लुंजपुंज लीडरशिप से चल रहे थे जिनका न कोई अच्छा विज़न था कि देश को हम कहाँ आगे बढ़ा के चलें और देश को कहाँ ले जाएं। कोई विज़न नहीं था देश की तरक्की करने के लिए, क्योंकि आप उनको कंपेयर करेंगे तो जो देश तरक्की के रास्ते पे उससे हमें अपना कंपेयर करना होगा। हम ये नहीं कि हम दो कहीं जो है फ्यूज लगा दिए पब्लिक सेक्टर का और दो जो है कोई सड़क बना दिए और दो पुल बना दिए तो हम तरक्की कर गए, ऐसी बात नहीं है। यू कंपेयर योर कंट्री विथ जापान जो कि बम मार के जो उनके दुश्मन देशों ने बर्बाद कर दिया था। यू कंपेयर इट विथ जर्मनी, यू कंपेयर आवर कंट्री विथ फ्रांस, ब्रिटेन, कि वो शुरुआती 15 साल में द्वितीय विश्व युद्ध के 15-20 साल में वो कहाँ चले गए और हमारी धरती पे 1 इंच भूमि पे लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो इंटैक्ट थे, तो हम कहाँ गए? तो इस तरह से कंपेयर करके हम देखेंगे हम कहीं नहीं गए। भाई अभी भी हमारे यहाँ लोगों को 2 रुपये किलो चावल बांट के हम कहते हैं कि ये जो है भिखमंगे हैं, ये जो है गरीब हैं और ये हमें वोट देंगे। 70 साल और उन देशों को देखिए कहाँ चले गए। तो अब एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है, एक ऐसी पार्टी आई है जो पुराने हमारे जो भारतीय परंपरा है उस पर विश्वास रखता है और भारत को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है। तो आज जैसे पहले कोई अपने को इंडियन कहता नहीं था, आप NRI से पूछिए वो कहता है कि अब हमें गर्व का अनुभव होता है, हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं और लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो ये क्या है?
ये भारत आगे बढ़ रहा है। ग्रोथ 9% के करीब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है हमारा ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी परंपरा को अब पूरा वर्ल्ड मान रहा है। हमारी परंपरा क्या है? एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सर्वे सुखना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, ना कश्चिन मात् दुख मा पुण्यात्। हम सबको साथ लेके चलने वाले। एक सत्य एक है और कई रास्ते से विद्वान उसको कई रास्ते से होकर उस सत्य को उद्घाटित करते हैं, उस सत्य के पास पहुँचते हैं। तो एक हमारी भारतीय परंपरा ही है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकती है। क्योंकि और परंपराएं क्या कहती है कि हमारा जो रास्ता है वो स्वर्ग की ओर जाता है, हेवन की ओर जाता है, और दूसरे का रास्ता शैतान की ओर जाता है। और हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि दूसरे के रास्ते से हम अपने रास्ते पे लाएं। ये भारत नहीं कहता। और आज आप देखें कि हमारी ये परंपरा जो है योग के जरिए पूरे विश्व में फैल रहा है। जो धर्म है, धर्मस्य सूक्ष्म गति, धर्म की गति अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मता से वो फैलती है। तो आज पूरे यूएनओ के पूरे देशों ने एक खास दिन को योग दिवस के रूप में मनाने के लिए एक्सेप्ट किया। तो ये सब चीज़ें जो है भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इंगित कर रही है। तो ये चारों जो चीज एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है वो लग रहा है कि अब ये परिवर्तन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब ये परिवर्तन क्यों होता है? युग परिवर्तन क्यों होता है? युग परिवर्तन इस प्रकृति ने क्यों इसको किया है? अगर आप पूरे विश्व के हर क्रिएटेड एंटिटी पर विचार करें तो कोई भी परमानेंट नहीं रहता है। जितने क्रिएटेड एंटिटी विश्व के हैं वो सबको निर्माण, पालन और ध्वंस से गुजरना पड़ता है। एक मनुष्य है, वो जन्म लेता है, पूरी ऊर्जा के साथ बचपन से चलता है, फिर वो जवानी आती है, वो सामाजिक कार्य करता है, फिर बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है, फिर वो मृत्यु की ओर जाता है और फिर एक नया जन्म लेता है। तो ये जो लाइफ साइकिल है, जो भी क्रिएटेड एंटिटी है उस सब में है, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, सबका अपना एक लाइफ साइकिल है। अब कुत्ते का लाइफ साइकिल 12 साल है, किसी का 80 साल है, किसी का 100 साल है, किसी का 200 साल है, किसी का 300 साल है, लेकिन परमानेंट कोई नहीं। तो युग भी एक क्रिएटेड एंटिटी है जो ईश्वर ने क्रिएट किया है। तो युग भी जब शुरू होता है तो अपने पूरी ऊर्जा के साथ और पूरी धनात्मकता के साथ, उस समय जो पॉजिटिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है और निगेटिविटी जो है मिनिमम होती है। हर ओर आप क्या देखेंगे? उन्नति, प्रसन्नता, पवित्रता, इसी का बोलबाला है। फिर धीरे 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 क्या होता है कि जो धनात्मकता है वो घटती जाती है और ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। जैसे हम जब जवानी की ओर बढ़ते हैं तो कोई बीमारी आ गई तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। तो ये युग भी जब उस परिस्थिति से गुजरता है कि इलाज करने से ये ठीक हो सकता है, तो जो ईश्वर है वो अपना दूत भेजता है। अब वो जीसस क्राइस्ट के रूप में, रामकृष्ण परमहंस के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और ये छोटे मोटे जो बीमारी युग में फैल रहा है उसको वो ठीक ठाक करके युग को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है हमारे अपने जीवन में भी, जब डॉक्टर भी कहता है कि ये जो है बुढ़ापे से रिलेटेड रोग है, अब इसका कोई उपाय नहीं है। अब इसका उपाय क्या है कि आप इस शरीर को छोड़ेंगे और नया शरीर ग्रहण करेंगे। अब इसमें कोई उपाय है ही नहीं। तो वही एक युग जो गतिहीनता की ओर चला गया और अब वो आगे छोटे मोटे उपचारों से नहीं जा सकता है, तो उस समय एक बदलाव की ज़रूरत होती है। उस गतिहीनता से फिर अगर आगे बढ़ना हो तो एक नए युग की शुरुआत कर, उसमें ऊर्जा देकर, उसमें फिर धनात्मकता को बढ़ा के आदमी आगे बढ़ता है। तो ये कैसे होता है? उस समय जो आपकी व्यक्तिगत चेतना है और जो सामूहिक चेतना है, वो सब में जब ये गतिहीनता की स्थिति आती है तो जो तमोगुण है वो बढ़ता है और सत्वगुण जो है वो कम होता है, अल्प हो जाता है।
तो हमें उस तमोगुण को घटाना पड़ता है और सतोगुण को बढ़ाना पड़ता है। तो ये बढ़ाने और घटाने में किसकी ज़रूरत होती है? वो फिर महाकाल की ज़रूरत होती है, ईश्वर के अवतार की ज़रूरत होती है। वो अपने पुरुषार्थ से ये काम करते हैं, लेकिन ये जब कार्य होता है तो पूरे विश्व में और बाहरी उत्पात होता है। हर कोई परेशान रहता है, हर कोई परेशान होकर जो है वो आर्तनाद करता है। अब हम हर तरफ परेशानी ही देख रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? इस गतिहीनता में हर आदमी अपने धर्म को भूल जाता है। हम पशुवत आचरण करने लगते हैं, अपने धर्म को भूलकर हम पशुवत आचरण करते हैं। वही हमारे जो ऋणात्मकता है वो बढ़ने के कारण ये चीज़ होता है। तो ये धनात्मकता, ये जो पॉजिटिविटी है, ये इसको बढ़ाने के लिए और जो है निगेटिविटी को घटाने के लिए जो पुरुषार्थ होता है उसमें ये सब होता है। अब जैसे आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो रहा हो तो जो माता है जो जन्म देगी वो भी परेशान हो जाती है, और हर कोई परेशान हो जाता है कि भाई कोई दवा लाओ, तो कोई डॉक्टर के यहाँ चलो, वो फलाना लाओ, ये करो वो करो। लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो हर कोई प्रसन्न हो जाता है, बेटे का बेटी का मुख देख के प्रसन्न हो जाता है, माता भी खुशी हो जाती है। वही स्थिति अभी हमारे पूरे विश्व की है। तो ये जो वर्तमान युग कब खत्म होगा, नया युग कब आएगा, लोगों ने कई बातें बोली हैं। तो इसमें मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। आचार्य श्री राम शर्मा जो गायत्री परिवार के गुरु थे, उन्होंने कहा है कि वर्तमान की समस्त विसंगतियाँ एवं विषमताएं क्रमशः 21वीं सदी की उज्जवल संभावनाओं के संग विलुप्त होती जाएंगी। यह इतना स्पष्ट और सुनिश्चित है। वो देख रहे थे, वो स्पष्ट दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे। वो कह रहे थे कि ये इतना स्पष्ट और सुनिश्चित है कि इसे 2019 के बाद से खुली आंखों से देखा और परखा जा सकता है। जिनकी दृष्टि प्रकृति की सूक्ष्म हलचलों को देख रही है, वो जानते हैं कि 2017 से 2036 का समय भारत और विश्व के लिए आश्चर्यजनक परिवर्तनों का होगा। ये उन्होंने कहा था। तो आज इस 2019 की शुभ बेला में, शुरुआत में, हम दोनों हाथ उठाकर ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि ये साल हमारे लिए शुभ हो और हम चारों ओर प्रसन्नता देखें, उन्नति देखें, पवित्रता देखें और एक सतयुग का आगाज हो, एक आभास हो और पूरी विश्व के लिए एक शांति का संदेश हो।